हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। कल हमने स्टार्ट किया था अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या क्या कर लिया था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ा था, उसमें हमने देख लिया था कि जो हमारी एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एनर्जी का गैप हमने देख लिया था, उसमें वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखे थे। तो क्या थे वो फॉर्मूले, एक बार उनको रिवाइज कर लें। अगर हम जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनकी जो एनर्जी थी वो Bj+1 होती है, ये हमने देखा था। B क्या होता है, H/8π² IC पर सेंटीमीटर की अगर बात हो रही है एनर्जी की, तब ये B की वैल्यू हमारी थी। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि अगर दो एनर्जी गैप हमें निकालना है दो लेवल्स के बीच का, तो उसमें फॉर्मूला लगता है 2Bj+1, जिसमें हमारा ये जो J है लोअर वैल्यू लेते हैं इसमें हमेशा। जो लोअर वाला एनर्जी लेवल होगा उसमें J की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ली जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था। हमने देखे थे ये इस तरीके के लेवल्स होते हैं, यहाँ से इस तरीके से एक्साइटमेंट होता है। कोई भी मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर है तो वो इस तरीके से एक्साइट हो जाता है रेडिएशन एब्जॉर्ब करके। तो इसमें हमने एक सिलेक्शन रूल देखा था कि जो +-1 है सिर्फ वही फॉलो होगा, यानी डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ तो जा सकते हो बट डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला सिलेक्शन रूल हमारा इस तरीके से होता है, ये फॉरबिडन और ये वाले अलाउड होते हैं। अब यहाँ पर ना जो इस तरीके से एक्साइट हुए हैं, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई हैं इनको हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई हैं इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमें आज का टॉपिक स्टार्ट करना है। इंटेंसिटी से मतलब है कि वो कितनी फास्ट होंगी, कितनी दिखेंगी हमें, नहीं दिखेंगी, कितनी, मतलब इंटेंसिटी का मतलब समझ सकते हो आप, एक तरीके से स्पीड, इंटेंसिटी कितनी तेज होंगी तो वो चीज हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको, वहां से आप चेक कर सकते हो। ओके, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इंटेंसिटी का मतलब है कि जो ये लाइंस हमारी गई हैं, ऐसा नहीं है कि ये सेम इंटेंसिटी की है, हो सकता है कुछ लेस इंटेंस हो सकता है कुछ मोर इंटेंस हो। तो हमें कैसे पता चलेगी वो चीज, तो ये जो चीज होती है ना हमारी इंटेंसिटी, ये डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी पर्टिकुलर लेवल में, कोई हमारा लेवल है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करती है आपकी स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी। अब मान लो कि किसी लेवल में हमारे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो जिसमें जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ना उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे, जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। ठीक है, मोर पॉपुलेशन या मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स मोर इंटेंसिटी। ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मान लो कि इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, जितने किसी लेवल में ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ही ज्यादा इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ये तो हम देख रहे हैं इंटेंसिटी, ठीक है, हमने कह दिया कि पॉपुलेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। बट अब ये जो हमारी पॉपुलेशन है इसको कैसे फाइंड आउट करें, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कितनी नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो हमने जनरल मान लिया कि भाई यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, लेकिन एक्चुअल में इन लेवल्स में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये पॉपुलेशन निकालने का एक मेथड होता है। मेथड क्या, एक लॉ होता है, ये होता है हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं
तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या पॉपुलेशन है किसी भी लेवल में, वो हमारी किसके इक्वल होती है, 2j+1 e⁻⁻ej/kBT। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। 2j+1 क्या है हमारा यहाँ पे, डीजनरेसी। डीजनरेसी मतलब जब किन्हीं दो लेवल्स की एनर्जी सेम हो जाती है तो वो डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेसी। तो इसको हम जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जी ये होता है जी फॉर डीजनरेसी। ई जे आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, के बी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी टेम्परेचर। तो के बी जो है हमारा वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिंपल के बी लिख सकते हो और के बी भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अब इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है ये भी याद होनी चाहिए आपको। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन ये होती है, ठीक है, जूल पर केल्विन। तो आप एक चीज देखो यहाँ पर केबी की वैल्यू, जो केबी की यूनिट है वो जूल पर केल्विन है, तो केबी की जगह अगर जूल पर केल्विन लिखे, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, ऊपर एनर्जी की जूल है, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, जूल कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ जाता है, जो पॉपुलेशन है वो यूनिट लेस है। और वैसे भी कोई चीज नंबर में अगर है तो उसकी यूनिट तो कुछ होती नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट जो हम लेते हैं वो हमारी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है ना, उसी की यूनिट होती है। बाकी जो हम नंबर ऑफ कुछ भी लेते हैं तो वो उनकी कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसकी कोई यूनिट होगी नहीं, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये हमारा केबी की जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन होती है। ये अगर भूल जाओ तो इससे निकाल भी सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है। तो केबी की ये वैल्यू हो गई, ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए किसी भी पर्टिकुलर लेवल में। अब इनसे हम निकाल सकते हैं उस लेवल की, आपको जिस लेवल का आपको निकालना है उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए, ठीक है, वो कौन सा लेवल है वो पता होना चाहिए। बाकी फॉर्मूले में पुट करो सारी वैल्यूज, टेम्परेचर गिवन होगा तो ये हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा पॉपुलेशन, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और होती है यहाँ पर, देखो अब हम ना एक इंपॉर्टेंट सी चीज ले रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई हमारी एनर्जी है, सॉरी एनर्जी नहीं, पॉपुलेशन मानो यहाँ पे, पॉपुलेशन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने हमें, ठीक है, पॉपुलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस साइड हमारा जो है वो जे है, जे की जो वैल्यू है। तो अभी हम अगर हम जे की वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन आ रही है उस फॉर्मूले से, जैसे अभी हमने निकाला। कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू डीजनरेसी e⁻⁻ej/kBT, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहां से हमारी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो जे की वैल्यू जो है इसको 2j+1 ही लिख लो। तो जे की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू आती रहेगी। तो जैसे ही हम जे की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो ये सिंपल ये आता है, जे की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो ये हमारा 3 आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये बढ़ता है ग्राफ। अगर हम यहाँ पर शो करें तो ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपकी जे की वैल्यू फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर जे की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पर जे की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर जे की वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं जे मैक्स। तो हम यहाँ पर जे मैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे, देखो जे मैक्स हम इसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। किसी भी चीज को मैक्सिमम निकालना हो तो पहले हम क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ना इस वाली वैल्यू को dn/dj करेंगे, इस पूरी वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जे एंड देन उसको इक्वल रख देंगे 0 के, फिर जो वैल्यू आएगी वही उसका जे मैक्स की वैल्यू होगी। तो हम पूरा सोल्व ना करके इसको बस फॉर्मूले को याद रखते हैं। जे मैक्स का क्या होता है,
जे मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट KBT बाय 2BHC माइनस 1/2। ठीक है, ये होता है KBT बाय 2BHC माइनस 1/2। सी भी आया हुआ है नीचे, इसका मतलब ये पर सेंटीमीटर में दिया होगा एनर्जी, तब की बात है। ओके, तो ये निकाला हमने जे मैक्स। तो अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला ऐड हो गया इसमें। अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए? स्टार्टिंग में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एनर्जी का, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो क्या होते हैं, तो एनर्जी वहां से हमने पढ़ी थी। हमने एनर्जी गैप देखा था कि एनर्जी गैप कैसे निकालते हैं 2BJ+1 से। फिर हमने देखा था पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन का फॉर्मूला ये, अब जे मैक्स का फॉर्मूला ये। तो इस तरीके से ना फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने 4-5 फॉर्मूले अभी तक पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं, तो अभी यहाँ से आपका जो है ये वाला पार्ट तो हुआ खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है? देखो, आपने अभी बी का फॉर्मूला देखा था h² / 8π² IC, ये होता है, ये होती है बी की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि जो I है और B है, इसमें क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, B जो है वो I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे I बढ़ेगा B डिक्रीज होगा, जैसे I डिक्रीज होगा B इंक्रीज होगा। I का मतलब क्या? तो आइसोटोपिक का क्या मतलब होता है? देखो, आइसोटोपिक में हम मान लेते हैं एक 13 16O ये मान लो, दूसरा 12C 16O मान लो। ठीक है, ऑक्सीजन की तो सेम है मास, लेकिन कार्बन का डिफरेंट है 13 और 12। ठीक है, तो जब फॉर्मूले सेम है लेकिन उनके जो है मास में डिफरेंस होता है, तो उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई दो ऐसे ले लेते हैं मॉलिक्यूल जिसमें कि एक का मास कुछ ज्यादा है एक का कम है, तो उससे बी पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, उससे क्या चीज डिफरेंस आएगा वो हम देख रहे हैं। तो देखो, इसकी जो वैल्यू है मास की, इसका जो m1 है, इसका मान लो m2 है, तो m1 ग्रेटर देन m2 है। ठीक है, और I क्या होता है हमारा mr² या म्यू कह लो, μr² या mr²। तो कौन से वाले का I ज्यादा है? अगर m इसका ज्यादा है तो I इसका भी ज्यादा ही होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा इसका। अब अगर I ज्यादा है तो B कम होगा, तो इसके लिए जो B की वैल्यू है वो लेस देन है B2 से। ठीक है, तो जो 13CO है उसके लिए जो B की वैल्यू है रोटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज करती है, दैट मीन्स जो अभी हमने एनर्जी लेवल्स बनाए थे आपके, ये वाले जो एनर्जी लेवल्स थे, ये 0 था, ये 2B था, ये 6B 20B, इस तरीके से जब हमने बनाए थे, तो अब क्या होगा, ये लेवल थोड़े से ना डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये लेवल जो है थोड़े थोड़े से नीचे की साइड हो गए और आपस में थोड़े से क्लोज आ गए। ठीक है, तो अब जो ये लेवल्स हैं, तो जब मास इंक्रीजेस, इसको हम एक जनरल एक लाइन में ऐसे लिख लेते हैं, कोई पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। मास इंक्रीजेस तो I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। ठीक है, B जो है वो डिक्रीज करेगा, B डिक्रीजेस। ठीक है, जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो हमारा डिक्रीज करेगा। तो इस जो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर, एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर। ठीक है, तो वो पास पास आ जाते हैं। तो ये चीज होती है, ये होता है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। कोई अगर आइसोटोप आ जाता है तो उसका मास चेंज हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज, एंड देन हमारा B की वैल्यू चेंज, एंड देन हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी
आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब इस चैप्टर में बस रह गया है नॉन रिजिड टोटल, ठीक है। अभी हमने देखा था रिजिड वाले मॉलिक्यूल्स के लिए, अब हम नॉन रिजिड लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला ही है, उसमें भी ज्यादा नहीं है। उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, टिल देन यू रिवाइज दिस एंड कीप लर्निंग।